गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू यूएस इंग्लिश एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज की बेहद फेमस क्लास में हम आपको जॉर्ज ऑरवेल का एक फेमस राइटअप एनिमल फार्म की स्टोरी सुनाएंगे, कैरेक्टर एनालिसिस करेंगे और की फैक्ट्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए जल्दी से हम लेक्चर पर आते हैं। लेकिन लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। अगर आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो फॉलो करिए। तो चलिए गाइस, जल्दी से हम शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले कुछ की फैक्ट्स इस जॉर्ज ऑरवेल सर के एनिमल फार्म के। एक और बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार रिपीटेडली पूछा गया है गाइस कि जॉर्ज ऑरवेल सर का रियल नेम क्या है। एक्चुअली जॉर्ज ऑरवेल एक पेन नेम था उनका, जिसे हम स्यूडोनेम भी कहते हैं ऑरवेल सर का। जब उन्होंने जर्नलिज्म शुरू किया था उस टाइम पे इस नाम को अडॉप्ट कर लिया था, अपने आप को जॉर्ज ऑरवेल बोला था। लेकिन सवाल ये है कि व्हाट इज़ द रियल नेम ऑफ जॉर्ज ऑरवेल। तो उनका रियल नेम है, कई बार बड़े एग्जाम में पूछा गया है, टीजीटी में पूछा गया, पीजीटी में पूछा गया, तो एकेडमिक्स में भी पूछा गया। एकेडमिक एग्जाम यूनिवर्सिटी के होते हैं उनमें पूछा जाता है ये इस तरह का क्वेश्चन। तो आप जल्दी से पेन को हाथ में रखिए, जब भी हमारी क्लास में हो तो इस बात को जरूर लिख लीजिए। एरिक आर्थर ब्लेयर उनका पूरा नाम है। एरिक ERIC आर्थर, एरिक आर्थर ब्लेयर। दिस इज द रियल नेम ऑफ जॉर्ज ऑरवेल। अगली बात, एनिमल फार्म एक एलिगरी है गाइस, एक सिंबॉलिकल राइटअप है ये जॉर्ज ऑरवेल सर का। इसका जो पब्लिकेशन था उसमें खासा दिक्कत आई थी। 3 पब्लिशर ने रिफ्यूज़ कर दिया था ऑरवेल सर की इस एलिगरी एनिमल फार्म के पब्लिकेशन को लेके। फाइनली 1945 में दिस राइटअप वाज पब्लिश्ड। किसने किया था? सीकर एंड बारबर्ग ने इसको एक्सेप्ट किया था। वो भी कब? ये बोला था कि इसके लिए हमें वहाँ की इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री से अप्रूवल लेना होगा। उसे लेने के बाद, क्योंकि इसका जो कंटेंट था वो कुछ इस ढंग का था जहाँ पे आपत्ति होती थी, क्योंकि इसमें उन्होंने डेमोक्रेसी के ऊपर लिखा था कि किस तरह से डेमोक्रेसी में भी खामियां हैं, डेमोक्रेसी में लोग पपेट हैं और डेमोक्रेसी में जो लीडर होता है वो डिक्टेटर बन जाता है। तो कुछ इसी तरह का इस एनिमल फार्म में दिखाने की कोशिश करी थी, क्योंकि दुनिया उस टाइम पे डेमोक्रेसी का इस्टेब्लिश कर रही थी। अलग अलग देशों में जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस थे वो भी डेमोक्रेसी के लिए अपील कर रहे थे। तमाम देशों में अलग अलग ढंग से वो कार्रवाई करा रहे थे कि दुनिया में राजतंत्र को ख़त्म किया जाए, लोकतंत्र की स्थापना हो। इस तरह की मुहिम चल रही थी इंटरनेशनल लेवल पर। अब ऐसे ही समय में अगर डेमोक्रेसी के ही ऊपर लिखा जाए, क्या उसका खराब जो रिकॉर्ड दिखाते हुए, तो उसके पब्लिकेशन में तो दिक्कत आएगी ही। और ख़ासकर इंग्लैंड, अमेरिका जैसे देश जो कि बाद में डेमोक्रेसी को मानने वाले और दुनिया के और देशों को मनवाने वाले देश बन गए थे। तो ऐसे देश में के जो पब्लिशर थे वो रिफ्यूज़ कर रहे थे क्या कि हम इस तरह की किसी भी राइटअप को पब्लिश नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमने पब्लिश किया तो हमारा पब्लिशिंग लाइसेंस भी निरस्त हो सकता है। और तो अगर पब्लिश करने से पहले फाइनली 3 ने रिफ्यूज़ किया कि हम आपका इस राइटअप को, इस आपकी क्रिएशन को हम पब्लिश नहीं कर सकते हैं। चौथे ने कहा कि कर तो सकते हैं, लेकिन चलिए इससे पहले हम पूछ ही लेते हैं गवर्नमेंट से, तो जब वहाँ से अप्रूवल मिलेगा ओनली देन आई वुड जस्ट पब्लिश योर राइटअप। तो फाइनली इट वॉज पब्लिश्ड इन 1945, आपको याद रखना है। और इट वॉज पब्लिश्ड बाय सीकर एंड बारबर्ग, ये पब्लिशर्स थे, उन्होंने इसे पब्लिश किया था। तो अब हम कहानी पर आते हैं। लेकिन जॉर्ज ऑरवेल साहब का एक और फैक्ट है क्या कि इनका जो जन्म था वो 25 जून 1903 में हुआ था और ही वॉज डाइड इन 21 जनवरी 1950 में उनकी डेथ हो गई थी। बहुत कम उम्र में, लगभग 46 वर्ष की एज में जॉर्ज ऑरवेल सर वॉज डाइड। तो अब हम इस कहानी की जरा शुरुआत करते हैं कि किस तरीके से, किस ढंग से डेमोक्रेसी भी
में जो एजुकेटेड होते हैं, हार्ड वर्किंग पीपल होते हैं, वो कैसे परेशान रहते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है कुछ इस ढंग से। हाँ, ये भी पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में कि इट इज़ बेस्ड ऑन विच मूवमेंट और इन ऑन विच रेवोल्यूशन। तो ये जो कहानी थी जॉर्ज ऑरवेल सर की, वो रशियन रेवोल्यूशन पे बेस्ड थी, उस पर आधारित थी। किस तरह से रूस में जो कम्युनिज्म या कम्युनिस्ट थियरी आई थी उस पे आधारित थी। तो कहानी की जरा शुरुआत करते हैं कि मिस्टर जॉन्स एक फार्म को रन कर रहे थे और उस फार्म को बोला जाता था मैनर फार्म। फार्म का नाम क्या था गाइस? मैनर फार्म। आपसे ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि फार्म का नाम क्या था, विच वॉज रन बाई मिस्टर जॉन्स। मिस्टर जॉन्स जिसे चलाते थे उस फर्म का नाम था मैनर फार्म। और इस मैनर फार्म में था क्या एक्चुअली? इसमें एनिमल्स थे, तो तमाम तरह के एनिमल्स थे। उसमें पिग भी थे, इसमें डोंकी भी थे, इसमें हॉर्स भी थे, इसमें हैन भी थी, गोट भी थी, शीप थी और इसी तरह के तमाम सारे और एनिमल्स थे। अब इसमें काव भी थी, बफेलो भी थी, तो ये सारे एनिमल्स थे। अब मिस्टर जॉन्स जो इसका ओनर था वो एनिमल्स को बहुत टॉर्चर करता था और उन्हें खाने के लिए बहुत थोड़ा भोजन देता था, मतलब और उनसे काम लेता था अच्छे खासे तरीके से। तमाम तरह के जो उसमें बैल थे उनसे काम बहुत लेता था, खाने को सिर्फ जीने भर का देता था। तो ये जो एनिमल्स थे वो परेशान होने लगे। उन्होंने कहा कि मैं एक चलो क्रांति करते हैं। लेकिन हाँ, ये आइडिया आया कैसे? हाँ, एक पॉइंट पे जाते हैं कि इसमें एक जब इसके आतंक से परेशान हो गए सारे एनिमल्स, लेकिन कुछ बोल नहीं सकते थे, कुछ कह नहीं सकते थे क्योंकि वो जानवर थे। उनमें एक दिन होता क्या है कि एक ओल्ड पिग जिसका नाम क्या था? मिस्टर मेजर या मेजर बोला जाता था। तो एक ये बूढ़ा सुअर था, उसने जब मिस्टर जॉन्स वहाँ से बाहर गए थे, फार्म में नहीं थे, तब एक चुपके से एक मीटिंग बुलाई सारे एनिमल्स की। बोले आप यहाँ पे आइए सारे लोग, मैंने रात में एक स्वप्न देखा है कि हम लोगों ने जो इसके आतंक से पीड़ित थे, मिस्टर जॉन्स जो इस फार्म का ऑनर है और वो हम लोगों को परेशान कर रहा है। वो ये इंसान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। उसका कहने का मतलब ये था क्योंकि इंसान एक्चुअली में कुछ प्रोड्यूस कुछ नहीं करता। प्रोड्यूस तो हम करते हैं, प्रोडक्शन हम देते हैं और मालिकाना हक उन चीज़ों पे इसका होता है। दूध हम दे रहे हैं, कौन कहता था? ये इन एनिमल्स ने कहा। काम हम करते हैं, फ़ायदा इसे होता है। मुर्गी हमारे बीच की है, एनिमल्स में ही आती, वो बर्ड जो भी, तो लेकिन अंडे देती है और अंडे कौन? आदमी ले रहा है, उसे भोजन बना रहा है अपना। दूध पे एक्चुअली में अधिकार उसके गाय या भैंस के बच्चे का है, आदमी उसे कंजम्पशन ले रहा है, कर रहा है। तो इस बात को हमें, तो बाकी जानवरों ने कहा कि हम कर क्या सकते हैं भाई, मिस्टर मेजर हमारे हाथ में क्या है, क्योंकि हमें खिलाता तो वही है। मेजर ने कहा नहीं, हमारे हाथ में बहुत कुछ है। हमारे हाथ में इतना है कि इसे हमें खदेड़ दें बाहर और इस सारी चीज़ों पे हम अपनी हुकूमत कायम कर दें। समझ लेना, ये एक वो है कि रिवॉल्यूशन की बात चल रही है और रिवॉल्यूशन एक्चुअली में यहाँ पे एनिमल्स के ऊपर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ऑरवेल साहब, लेकिन इंसान की बात हो रही है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि रसिया में जो था, लेकिन इंडिया को भी आप इसमें ले सकते हो कि हमारे ऊपर हुकूमत किसी और की थी, बाद में हम आज़ाद हुए किस ढंग से और उसके बाद क्या हालात बने हमारे देश के। तो ऐसे भी आप समझ सकते हो। तो होता क्या है कि मेजर जब इन्हें ऐसा स्वप्न दिखाता है, बताता है कि हमें इसके विरुद्ध जंग छेड़ देनी चाहिए और इसे खदेड़ देना चाहिए, तो तैयारी करने लगे। लेकिन होता क्या है कि ये वाली बात सुना के कह के, जैसे महात्मा गांधी ने हमें सपना दिखाया था, उसी तरह से मिस्टर मेजर ने दिखा दिया ये सपना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि 3 दिन के बाद मेजर की डेथ हो जाती, क्योंकि वो बहुत बुजुर्ग हो चुका था। अब इनका लीडर चला गया जिसने ये बात इनके अंदर ये आइडिया दिया था कि रेवोल्यूशन जैसा। अब जब ये आइडिया दे दिया तो सारे जो जानवर थे वो तैयारी करने लगे। तो होता नहीं कि 2 इमर्जिंग लीडर आए बाहर, उसमें वो जो 2 इमर्जिंग लीडर आए उन्होंने कहा, मोर्चा को संभालने की कोशिश करी, एक लीडरशिप क्वालिटी उनके अंदर थी, उन्होंने ही उसे जकड़ने और पकड़ने की कोशिश करी। जैसे हमारे यहाँ पे थे, कौन थे? जिन्ना थे और कौन कौन थे, उनमें 2 अलग अलग तरह के लोग आए थे।
कि हम इसे आज़ादी के बाद हम इसमें शासन करेंगे। कुछ इसी तरह से एनिमल फार्म में भी होने लगा। 2 लीडर बाहर आए और वो लीडर कौन से थे गाइस? उनमें एक नेपोलियन था और दूसरा स्नोबॉल था। स्नोबॉल और नेपोलियन बहुत इंपॉर्टेंट नेम है कैरेक्टर्स के इस एलिगरी के, इस नोवेल के। आपको इसे याद रखना होगा क्योंकि स्टोरी इन्हीं के इर्द गिर्द रहेगी। अब आगे क्या होता है कि जब ये आए कि ठीक है अब मेजर तो नहीं है लेकिन आगे का काम हम संभालेंगे। अब लेकिन संभालेंगे कैसे, किस तरह से उसके विरुद्ध काम करें? एक दिन इन्होंने सारे लोगों लगातार मीटिंग करते थे। जब जॉन सो जाता था या बाहर होता था उसी टाइम पे ये एनिमल्स मीटिंग करते थे और तारीख को डिक्लेयर कर दिया कि इस डेट पर हम इसके अगेंस्ट विद्रोह कर देंगे और इसे खदेड़ देंगे। ये तैयार हो गई, ये तारीख जो थी वो क्लियर और डिक्लेयर हो गई। अब होता क्या है कि एक दिन तारीख से 2 दिन पहले ही, 3 दिन पहले ही मिस्टर जॉन्स आए और उन्होंने जानवरों को देखा कि वो इधर उधर ना तो वो ठीक से खा रहे हैं और उस जिस तरह से जिस डिसिप्लिन में वो रखना चाह रहा था वो रखता था उस डिसिप्लिन में भी नहीं है। और वो नहीं है उसकी वजह ये थी कि ये अब उसके पीछे मीटिंग करने लगे थे सारे एनिमल्स। तो वो आया अपने और लोगों को लेके, हंटर लेके, और इन जानवरों को मारना शुरू कर दिया। जैसे ही मारना शुरू कर दिया एक साथ सारे एनिमल्स उसके ऊपर टूट पड़े। किसके? मिस्टर जॉन्स और उसके आदमियों के ऊपर। उन्हें खदेड़ दिया, दूर खदेड़ दिया और एनिमल फार्म से दूर कर दिया। जिसका मैनर फार्म थी, मैनर फार्म से उन्हें दूर ढकेल दिया। अब क्या हुआ कि अब यहाँ पे अकेले जब जॉन्स चले गए, अब हुकूमत कायम हो गई किनकी? इन्हीं लोगों की आपस में ही। अब ये खुद में ही लीडर बन गए। अब लीडर कौन बनेगा? ये फिर से सवाल, लीडर कौन बनेगा? तो वही लीडर जो मैंने बताए थे, 2 आए लोग सामने। कौन कौन? नेपोलियन और स्नोवेल। ये दोनों ही पिग थे। नेपोलियन भी पिग है, स्नोवेल भी पिग है। अब ये जब सामने आ गए तब होता क्या है, इन्होंने अपनी बात शुरू कर दी। मिस्टर जॉन्स को खदेड़ दिया दूर, वो फार्म में वापस नहीं आया। एक बार फिर उसने आने की कोशिश करी लेकिन एनिमल सारे एकजुट होके उसके ऊपर हावी हो जाते तो वो अपनी फार्म को छोड़ के चला गया। अब इनका अपना रिजीम शुरू हो गया इन एनिमल्स का। अब होता नहीं कि जब डेमोक्रेसी की बात चल रही तो ये हुआ क्या कि अब 2 लोग हैं, 2 में कौन लीडर बने इन एनिमल्स का, ये आपस में बात होने लगी। तो अब तरीका क्या होता है ना, जैसे डेमोक्रेसी में होता है क्या कि तरीका क्या है? इलेक्शन का। क्या तरीका है गाइस? इलेक्शन का तरीका है। तो इलेक्शन ही तो बताएगा कि आखिर लीडर कौन है, आवाम किसे चाह रही है। तो इलेक्शन इज द वे, है ना, टू इलेक्ट द लीडर। अब इलेक्शन होगा, इलेक्शन में जैसे ज़्यादातर लोग सपोर्ट करेंगे। एक्चुअली बात यह है कि स्नोबॉल बड़ा लिबरल आदमी था, है तो इनफैक्ट वो एक पिग, लेकिन हाँ वो नेचर में कैसा, बहुत लिबरल है, बहुत सरल है। और जबकि नेपोलियन थोड़ा टफ है, टाइट है। तो इसके चाहने वाले कम हैं एनिमल। स्नोबॉल को ज़्यादातर लोग चाहते हैं। अब स्नोबॉल, नेपोलियन को ऐसा लगने लगा कि अगर इलेक्शन होता है तो स्नोबॉल जीतेगा। उसी बीच में होता क्या है कि एक डॉग होता है, वो 9 पप्पी को, 9 पिल्लों को या बच्चों को जन्म देता है। कितने गाइस? 9 पप्पी होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ये 9 पिग किसको, एक डॉग जो है वो क्या है, 9 पप्पी को जन्म देता है। तो अब ये चुपके से, पता ही नहीं लगता है नेपोलियन उसे, और वो गायब हो जाते हैं। वो गायब हो जाते हैं कौन? ये 9 जो पप्पी। कहानी आगे बढ़ती है। अब इधर तैयारियां चल रही थी, कैंपेन शुरू हो गया इलेक्शन का। स्नोबॉल और नेपोलियन दोनों ही अपने अपने तरीके से वहाँ की जो आवाम होती है ना, उनको कन्विंस करने की शुरुआत करते हैं अपनी इस कैंपेन से। तमाम तरह के आइडियाज़ देते हैं। अब उन आइडियाज़ को अपनी अपनी, जैसे नहीं जब इलेक्शन आता तो पार्टियां अपने अपने मैनिफेस्टो रखती हैं, ठीक वही सब कुछ हो रहा था। तो कोई कह रहा था कि हम ये काम लाएंगे, किसी ने कहा कि हम विंड मिल लगाएंगे। अब स्नोबॉल कहता था कि हम विंड मिल लगाएंगे, पवन चक्की लगाएंगे, जिससे कि हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा बहुत सारे काम। स्नोबॉल भी कहता था हम भी इस काम को करेंगे। आजकल कहते नहीं, अलग अलग दावे करते हैं पार्टियां कि हम ऐसा कर देंगे, दूसरी कहती हम उससे भी बेहतर करेंगे। तो ऐसा ही चल रहा था वहाँ इलेक्शन में।
अब उसी बीच में एक बार स्नोबॉल जो था वो एक बड़ी सभा को संबोधित कर रहा था। उसी में नेपोलियन को लग रहा था कि स्नोबॉल के पास अब ज़्यादा सपोर्ट है, ज़्यादा लोग उसके पक्ष में हैं, इलेक्शन हम हार सकते हैं। तो उसने क्या कर दिया कि उसने इसमें अब दिमाग दूसरा लगाने का लगा कि हम अपने इस कॉम्पिटिटर को ही क्यों ना रास्ते से हटा दें, तो फिर हम अकेले बन जाएंगे और हम फिर इलेक्शन की ज़रूरत ही नहीं है ना। तो अब उसने क्या किया कि नेपोलियन ने बहुत खूंखार, जिन्हें हम हाउंड्स कहते हैं ना, जंगली जो कुत्ते होते हैं, तो दे आर कॉल्ड हाउंड्स। तो हाउंड्स 9 एक खतरनाक खूंखार कुत्ते आते हैं, वो स्नोबॉल के पीछे दौड़ा देता है और स्नोबॉल उस सभा को छोड़ के अपने प्राणों को बचाते हुए दौड़ने लगा, भागता हुआ जाता है और वो 9 कुत्ते उस फार्म से दूर कहीं उसे छोड़ भगा के आते हैं। नेपोलियन अकेला रहता है और स्नोबॉल अपने प्राणों को बचा के कहीं दूर निकल जाता है। अब वो 9 कुत्ते कौन से थे? वही 9 बच्चे जो गायब हो गए थे, वो नेपोलियन ने अपने कब्जे में लेके उन्हें ट्रेंड कर दिया था, ट्रेंड सोल्जर बना दिया था, खूंखार कुत्ता बना दिया था उन्हें। अब उन 9 कुत्तों को क्या, इनके बीच में रहता था नेपोलियन। अब वो नेपोलियन जहाँ भी जाता, जहाँ भी बैठता था, ये 9 जो डॉग्स थे, वो डॉग्स उसके सिक्योरिटी गार्ड्स की तरह हर वक्त मुस्तैद रहते थे कि अब ये 9 4 आगे 4 पीछे इस तरह से रहते थे ताकि नेपोलियन के आगे पीछे आसपास कोई भटक भी ना पाए। जिस तरह से आज भी होता ना दोस्तों, कई बार हम हमारा ही चुना हुआ नेता जो होता है, वो चाहे सीएम या पीएम जो भी होते हैं ना, हम पीएम को या सीएम को इनडायरेक्टली चुनते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से हम चुनते तो हैं अपने नेता को, लेकिन वहाँ पे जिस पार्टी का बहुमत होता है, उस बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री चुना जाता है। तो चुनते हम हैं, लेकिन हम उससे मिल नहीं पाते हैं, उसमें इतनी ज़बरदस्त सिक्योरिटी और वो सब कुछ होता है। आजकल थोड़ा सा आसान हुआ है, लेकिन कुछ पहले तक तो मिल पाना बहुत मुश्किल होता था। रेड जो लाइट या जो कल्चर होती थी ना, लाल बत्ती वाली, उसके आसपास कोई भटक नहीं पाता था। हालांकि अब आज की सरकार ने उस लाल बत्ती की कल्चर को ख़त्म कर दिया है, ये काबिल तारीफ चीज़ है, लेकिन फिर भी पब्लिक की पहुंच से दूर हैं ये लोग। तो नेपोलियन का भी कुछ ऐसा ही रहा। जब लोगों ने देखा क्या कि अब तो अकेला नेपोलियन है और इस खूंखार कुत्तों की बड़ी सराउंडिंग में अंदर रहता है, तो अब उसने अपने अपने आइडियाज़ को फैलाना शुरू कर दिया। वहाँ फार्म के जो भी एनिमल्स थे वो भी समझ चुके थे क्या कि नेपोलियन अब बन चुका है यहाँ का लीडर, यहाँ का प्रधानमंत्री। एक तरह से कौन हो गया? नेपोलियन। और नेपोलियन भी सेल्फ डिक्लेयर्ड प्राइम मिनिस्टर बन गया। अब उस फार्म का जो मैनर फार्म थी उसका नाम बदल दिया गया था। वो कौन सी बन गई थी? एनिमल फार्म हो गई थी। मैनर फार्म का नाम बदल के एनिमल फार्म कर दिया गया था। अब उसका लीडर बन चुका है नेपोलियन। जब नेपोलियन बना मतलब एक नया हुकूमत आई, वो भी एक क्रांति के बाद। तो जब सारी चीज़ें होती ना, तो उसके बाद कुछ कॉन्स्टिट्यूशन बनाए जाते। हमारा भी कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसके बाद, इसी तरह से इसमें भी बना। और उसमें बना तो कितने 7 कमांडमेंट्स बने। कितने गाइज? 7 कमांडमेंट्स बने। 7 कमांडमेंट्स। और ये कहा कि इनका हमें ईच एंड एवरी एनिमल वुड फॉलो दीज 7 कमेंडमेंट्स। व्हाट आर दोज कमेंडमेंट्स? आपको लग रहा होगा क्या उसमें कमेंडमेंट्स में ये था कि एक एक करके मैं बताऊं आपको। क्या कमेंडमेंट्स ये थे कि 4 legs आर बैड, 4 पैरों वाला क्या है? वो गलत है, बुरा है, वो हमारा इनेमी है, दुश्मन है। 2 legs आर गुड, 2 पैर वाला अच्छा है। और इसके अलावा और भी थे क्या कि कोई भी एनिमल बिस्तर पे नहीं सोएगा, बेड पे नहीं सोएगा। इस तरह से एक बड़ा एनिमल छोटे एनिमल को नहीं खाएगा, कोई भी एनिमल अल्कोहल नहीं लेगा। इस तरह के कुछ कमेंडमेंट्स बनाए गए थे। इन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन जब डेवलप किया उसमें इस बात को रखा। आगे कहानी में क्या होता है गाइज कि नेपोलियन ने इन सारी चीज़ों को रख दिया। अब एनिमल्स जो थे उसमें ये बेसिकली नेपोलियन पिग था
तो उसने ज़्यादातर जो कमेटी बनाई, अलग अलग तरह की कमेटी बना दी, जैसे नहीं मिनिस्ट्री होती, पोर्टफोलियो, जब गवर्नमेंट इस्टेब्लिश होती है नई गवर्नमेंट, वो अलग अलग पोर्टफोलियो बनाती है, पोर्टफोलियो में अलग अलग लोगों को उसकी जिम्मेदारी दी जाती है, जिसे हम मिनिस्टर कहते हैं। तो इसने भी कमेटी बनाई, कमेटी में कमेटी के जो लीडर थे वो बना दिए ज़्यादातर कौन, पिग बना दिए। जैसा कि आजकल भी होता, पहले भी होता था क्या कि अपने चहेते लोगों को मिनिस्ट्री मिल जाती थी, या जो ज़्यादा जुड़ा हुआ होता उसे मिलती, कुछ ऐसा ही था। और मिलनी भी भाई उसे चाहिए जो किसी के साथ ज़्यादा मेहनत कर रहा था, इलेक्शन के दौरान किया था, उसे मिलना चाहिए। इसके मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, क्योंकि अब नेपोलियन ने भी कर दिया। लेकिन नेपोलियन ने क्या कास्टिज्म फैला दिया, इसने क्या कर दिया, सारी मिनिस्ट्री के से सारी कमेटी जो थी उनके चीफ बना दिए सारे पिग। अब जब पिग बना दिए तो पिग बहुत सारी चीज़ों में अपने आप को ही प्रेफर करते थे। जो ये वाली जाति थी, जो पिग वाली जो कम्युनिटी थी, उसी को करते थे। अल्कोहल आएगा तो उसी को ज़्यादा दिया जाएगा, खाना है तो उसी को ज़्यादा दिया जाएगा। हर जगह नेपोलियन ने जब पिग रख लिए तो पिग कोई, और नेपोलियन धीमे धीमे एक बहुत बड़ा डिक्टेटर भी बनने लगा, क्योंकि वो अब उसने जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था, नेपोलियन ने पब्लिक से मतलब अपनी बाकी एनिमल से बात करना बंद कर दिया। उसने अपना एक माउथ पीस बना दिया। माउथ पीस किसे कहते हैं गाइज, प्रवक्ता को कहते हैं। प्रवक्ता नियुक्त कर दिया कि सारी बात वही कहेगा, पब्लिक के बीच में बिल्कुल नहीं आएगा। और क्या, दारू के नशे में खुद दूर पड़ा रहता था। अब जो बात चली थी ना इस कमेंडमेंट में, वो कमेंडमेंट धीमे धीमे टूटने लगे। इनमें कई एनिमल्स थे, उनके बीच के ऊपर छोटा सा आपको हम रेफरेंस जरा दे दें। एक था बॉक्सर। बॉक्सर कैसा था, बहुत हार्ड वर्किंग था, लेकिन उसे अपनी हार्ड वर्किंग का कुछ भी बेनिफिट नहीं हो पाता था। उसे अपनी मेहनत का उचित, जो हम कह सकते हैं ना, लाभ नहीं मिल रहा था। अपनी मेहनत के बदले में, जैसे आजकल लोग काम बहुत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन बेचारों को उस मेहनत के मुताबिक मजदूरी हम कहें या उनका वेजेस नहीं मिल पाता है जितनी मेहनत करते हैं। लगभग वही वो बताने की कोशिश कर रहे थे जॉर्ज ऑरवेल साहब। तो बॉक्सर वो जेंट्री जो बहुत काम करती है, लेकिन उसके एवज में उसे मिलता कुछ नहीं है। लेबर वर्क बना देता है इमारत को, बहुत बड़ी भव्य इमारत को बनाते मजदूर हैं, लेकिन बेचारों को मिलता उतना नहीं है। एक था बेंजामिन, ये जो बहुत ओल्ड डंकी था, बहुत एजुकेटेड था, लेकिन बोलता बिल्कुल नहीं था। मतलब आजकल या देशों में होता क्या है कि जो एजुकेटेड लोग होते हैं, चाहे जुल्म कहीं भी हो, कुछ भी हो, वो चुपचाप देखते रहते हैं, बंद आंखों से कहो या खुली आंखों से कहो। वो कहीं पे कोई विद्रोह करते ही नहीं, बोलते भी नहीं कि ये गलत हो रहा है, चुपचाप होने दीजिए। वो आंख बंद करके निकल जाते हैं। कुछ भी गलत, चाहे रोड पे गलत हो रहा है, वो उसे भी नहीं, अपने काम से काम निकल जाते हैं। तो बेंजामिन जो कि एक डोंकी था, मतलब एक गधा था, तो ये एजुकेटेड पीपल का हम कह सकते हैं। और इधर बॉक्सर को हम हार्ड वर्किंग के तौर पे हम ऐसा भी मान सकते हैं ना कि वो क्या था, वो हार्ड वर्किंग किस टाइप के थे, जैसे कि जैसे एजुकेटेड लोग जो हैं या पढ़े, जो जिस तरह से बेरोज़गारी भी फैली हुई है, उन्हें मिल नहीं पाता। बेचारे पढ़ते लिखते सब कुछ करते हैं, बड़ी बड़ी डिग्री लेते हैं, लेकिन उसके बदले में उन्हें नौकरियां नहीं मिल पाती, बेरोज़गारी फैली रहती है। तो कुछ ऐसे ही थे। अब उसमें मैं और कुछ एक बता दूं एनिमल जिनके रोल क्या क्या रहे थे इस नेपोलियन की रिजीम में। वो ये थे, गोट्स थी, वो सिर्फ बोलती थी, उन्हें रटा दिया गया था। नेपोलियन ने कह दिया था क्या कि इस गीत को हमेशा गाना है। इन्होंने अपना एक जो नेशनल एंथम भी बनाया था, एक राष्ट्रगान भी बनाया था। इसके साथ साथ एक और चीज़ थी क्या कि 4 पैर वाला दुश्मन है, 2 पैर वाला अच्छा है, 2 पैर वाला दुश्मन, 4 पैर वाला दोस्त। तो ये गीत हमेशा बकरियां यही चिल्लाती रहती थीं। कैट्स भी थी इनमें, जो कैट्स बड़ी ही अपॉर्चुनिस्ट थीं, अवसरवादी जिसे हम कहते थे, जिसकी सत्ता आई उसी के साथ चिपक ली। तो इन्हें कोई खासा इम्पैक्ट इनके ऊपर पड़ा नहीं, क्योंकि अवसरवादी लोग होते ना, आज इसकी गवर्नमेंट उसके साथ हो गई, गवर्नमेंट बदली वो दूसरे के साथ हो गई जो नई गवर्नमेंट आई। तो कैट का हिसाब कुछ ऐसा था, इनके ऊपर फर्क नहीं पड़ा। जॉर्ज ऑरवेल साहब कहते हैं कि अवसरवादी लोगों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, जो सरकार आती है वो उसी के साथ हो लेते हैं। हार्डवर्किंग बेचारा दुखी रहता है, उसे कुछ मिल नहीं पाता है। डोंकी, ये जो पढ़ा लिखा बेंजामिन था, इन नाम को आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो कैरेक्टर्स हैं, इनको आपको याद रखना है। तो अब होता क्या है कि अब ये जो इन्होंने बात कही थी, स्नोबेल वाला आइडिया था क्या कि मैं विंड मिल बनाऊंगा, उस विंड मिल को बनाने की बात चलती है। और बॉक्सर उसमें बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है। और मेहनत में होता क्या है कि
वो किसी तरह से गिरती है, धमाके से गिराई जाती है और उसमें ये घायल हो जाता है। कौन? बॉक्सर। बॉक्सर घायल होता है तो नेपोलियन ने क्या किया, एक कार का इंतज़ाम किया, जिसे हम एम्बुलेंस कहते हैं। एम्बुलेंस आ गई। अब एम्बुलेंस आई, बॉक्सर घायल था। नेपोलियन ने सोचा कि इसका इलाज कराया जाए, इससे बेहतर इसे बाहर भेजिए। लेकिन दिखाने के लिए अपनी पब्लिक में ये बताया क्या कि हम इसे इलाज के लिए बाहर भेज रहे हैं, भेज कहीं और रहे थे, क्योंकि ये सोच रहा था कि इसमें हम अपना पैसा खर्च करेंगे, सरकारी धन खर्च होगा, सरकारी पैसा खर्च होगा, इसलिए इसका कुछ ऐसा हल किया जाए। एम्बुलेंस आई, उस पर लिखा हुआ था क्या? बुचर। बुचर का नाम लिखा था। अब एम्बुलेंस में तो ये नाम नहीं लिखा हुआ, हॉस्पिटल का नाम लिखा जाएगा ना, जो भी हॉस्पिटल होगा, लेकिन वो हॉस्पिटल नहीं जा रहा था। अब इस चीज़ को जैसे ही बेंजामिन ने देखा, बेंजामिन हमेशा चुप रहने वाला था, लेकिन आज वो चीख रहा है, चिल्लाने लगा, अरे रोको रोको, नहीं ऐसा नहीं, ये नहीं जाएगा इसमें, क्योंकि वो समझ चुका था क्या, बुचर का मतलब कसाई, कसाई के यहाँ जाएगा और इसका काम तमाम हो जाएगा, बॉक्सर को ख़त्म कर दिया जाएगा। बेंजामिन ने जाके हाथ पैर मारने की कोशिश करी। नेपोलियन बोला शांत रहिए, इलाज के लिए जा रहा है। सारे एनिमल समझ चुके थे कि ये अब वापस नहीं आएगा। कुछ इसी तरह का होता है। अब आगे धीमे धीमे इनके रेजिम के जो भी एनिमल्स थे उनमें बड़ा परिवर्तन आने लगा। अब परिवर्तन कुछ ऐसा आने लगा, और जब परिवर्तन आने लगा नहीं तो संशोधन कर दिए जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में भी अमेंडमेंट होते हैं, ऐसे ही इनके जो 7 कमांडमेंट्स थे उसमें भी अमेंडमेंट शुरू हो गया। अब शुरू तब हो गया जब जो पिग थी, जेंट्री, वो किस में जाने लगी, वो बिस्तर पे सोने लगी। तब इसने उसमें चेंज कर दिया, और जब ये खुद काम करने लगे जिस तरह के, तो इनके लोग करने लगे वैसा काम, तब ये उसमें अपने कमांडमेंट्स में संशोधन करने लगे, उसमें अमेंडमेंट करने लगे। अब ये धीमे धीमे देखा जाने लगा कि जो पिग्स थे, खासकर नेपोलियन, ये 4 पैर की बजाय खड़े होकर 2 पैर से चलने की कोशिश करने लगा। गाइस, जब 2 पैर से चलने की कोशिश करने लगा तो बकरियां चीख रही थी, चिल्ला रही थी, क्योंकि उन्हें बोल दिया गया तुम्हें ये बोलना है, ऐसा कहना है। तो वो बोलती हैं क्या कि 4 पैर वाला अच्छा है, 2 पैर वाला गलत है। नेपोलियन देखता है कि अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसी मत बोलिए, 4 पैर वाला अच्छा है और 2 पैर वाला बुरा है या दुश्मन है। 2 पैर वाला दुश्मन नहीं है, 4 पैर वाला अच्छा है और 2 पैर वाला इज़ बेटर, उससे भी अच्छा है। तो अब ये धीमे धीमे इंसान बनने लगे। तो जॉर्ज ऑरवेल साहब अपनी इस एनिमल फार्म, इस एलिगरी को, इस नोवेला का द एंड करते हैं, एक बहुत बड़ा इस डेमोक्रेसी के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ देते हैं। तो किस तरह की लगी, और मैक्सिमम पॉइंट्स थे हमने इसमें कवर करने की कोशिश करी, और कमेंट बॉक्स में आपको ज़रूर बताना किस तरह की आपको ये कहानी लगी है। बाकी के और भी जो पॉइंट्स होंगे और चीज़ें होंगी हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।